सो दिस इज रूल नंबर 41, दैट इज आउट ऑफ। आउट ऑफ का वर्ड बेटे हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम किस चीज़ के बारे में कहना चाहें वो चीज़ ख़त्म हो गई है, बिगड़ गई है, या नहीं हो सकती, या मौजूद नहीं है। मसलन हमने कहना है भाई क्या इस चीज़ का रवाज नहीं है, इज इट आउट ऑफ डेट। आजकल इन कपड़ों का फैशन नहीं है, दीज क्लोथ्स आर आउट ऑफ फैशन, ठीक है। यानी ये चीज़ आउट उर्दू से मिलता जुलता इसका मतलब है। मैं कर्जे से कब निकलूंगा, व्हेन विल आई बी आउट ऑफ। ये लफ्ज़ क्या है, डेट। डेट इसको पढ़ना है, कर्जे के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये बेटे सिंपल सिंपल से सेंटेंसेज हैं, इनको आपने फोकस करना है। हर चीज़ गड़बड़ है, एवरीथिंग इज आउट ऑफ ऑर्डर। कौन सी किताबें दस्तयाब नहीं हैं, विच बुक्स आर आउट ऑफ प्रिंट। किसी भी चीज़ को निकाला नहीं जा सकता, नथिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि इस चीज़ का इम्कान ही नहीं है तो हम आउट ऑफ क्वेश्चन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस्तेमाल, कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल हो रही है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट आउट ऑफ यूज़। तो बजाय ये कहने के कि इट इज़ यूज़फुल, हम इसको ऑपोजिट तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि इट इज़ नॉट आउट ऑफ यूज़, ठीक है। अच्छा जी, वो बेसुरा गा रहा है, ही वॉज सिंगिंग आउट ऑफ, ठीक है। तो आउट ऑफ ट्यून के मानों में भी हम इसको ये आउट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बेटे आसान सा रूल, वो है प्रेपोजिशन अंडर वाला, ठीक है। तो ये जो प्रेपोजिशन है हम किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर किसी शख्स या किसी बंदे के नीचे उसकी कैफियत के ज़ेर असर या किसी चीज़ के नीचे इससे मानी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब हम किसी से रुतबे में किसी के अंडर हों तो उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई बॉस है, हम कहते हैं भाई उसके अंडर 100 आदमी काम करता है मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, इससे मुराद क्या है, किसी शख्स के नीचे या मातहती में होना, अंडर द ट्री, तो किसी दरख्त के नीचे होना, अंडर कंपल्जन, मजबूरी के तहत। तो उर्दू वाले जो मतलब है एन वही मतलब बेटे इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई इतना डिफरेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरी दरख्वास्त ज़ेरे गौर है, तो ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। अंडर कंसिडरेशन, क्या वो गिरफ्तार हो गया है, इज़ ही अंडर अरेस्ट, ये बड़ा मशहूर फिक्र है ना, यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है। तो अब लफ्ज़ी तौर पर आप कहेंगे ये बनता नहीं है कि आप गिरफ्तारी के नीचे हैं, ठीक है। तो उसमें अंडर से मुराद क्या है, उसके काबू में। मैं अब भी दबाव का शिकार नहीं हूँ, आई एम स्टिल नॉट अंडर प्रेशर। इसी तरह मैं उसके तहत काम करने का सोच भी नहीं सकता, आई कैनॉट थिंक ऑफ वर्किंग अंडर हिम, ठीक है। तो लफ्ज़ बेटे अंडर ही है, लेकिन आपने ये पता करना होता है कि ये किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है, एक और मंसूबा शुरू हो गया है, तो अनदर प्रोजेक्ट है स्टार्टेड, हम लोगों ने तो यही कहना था। तो आप क्या कहेंगे, अनदर प्रोजेक्ट इज अंडरवे, क्या है, अंडरवे। कौन किसके नीचे काम कर रहा है, हु इज वर्किंग अंडर हुम, मुझे लगता है वो दबाव में आ गया है, आई फील ही हैज़ कम अंडर प्रेशर। तो वो अंडर प्रेशर जो है वो फलां शख्स आ चुका है, वो ज़ेरे इलाज रह चुका है, ही हैज़ बीन अंडर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बेटे ये फ़िक्रा आपको, आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर इनको नेचुरल वे में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप ख़ुद फील करेंगे कि ये वही फ़िक्रे हैं जो हम आम तौर पर ज़िंदगी में बार बार इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इसको बेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट रूल, वो है कंडीशनल फॉर्म के लिए। हम जब किसी चीज़ में इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे हम मशहूर ज़माना कहते हैं अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इफ़ लगाते हैं, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, अगर तुम यानी इफ़ यू, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड, ठीक है। सब्जेक्ट फिर दूसरी फॉर्म क्या करना है, यू विल पास। अब यहाँ पे बेटा अहम बात आपने ये याद रखनी है कि इंग्लिश में 2 दफ़ा विल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। हम आम जिंदगी में तो कह देते हैं, जैसे देखें अगर वो वहाँ जाएंगे तो हम उनसे मिलेंगे, तो एक फिक्रे में 2 दफ़ा ये वाला वर्ड इस्तेमाल हो गया। तो हम ये नहीं कहेंगे इफ़ दे विल गो देयर दे विल मीट देम, तो ऐसा वो दे विल मीट अस, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको ये ऊपर वाला काम करना होगा। कैसे,
अगर उनमें से कोई भी आता है तो मुझे बताना। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि बस आ लेने दे, या फिर आप उसका जवाब क्या दे सकते, अगर वो नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो उर्दू में तो हम 2 दफ़ा ये गा वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। इंग्लिश में हमें क्या करना पड़ेगा, एक को आप क्या कर लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएं, और दूसरे को आप बेटे कहाँ पर ले जाएं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे अगर वो वहाँ जाएंगे तो हम उनसे मिलेंगे, इफ़ दे गो देयर वी विल मीट देम। बंद करो यार इसको। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर उसे पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएगी। इफ़ शी कम्स टू नो शी विल बी अपसेट। दोनों के साथ हमने विल नहीं लगाया, यानी अगर उर्दू तर्जमा करें तो ऐसे हैं कि अगर उसे पता चलता है। ठीक है, इस तरह से हमने इसका तर्जमा किया। इस तरह अगर आप मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मैं भी आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, इफ़ यू डोंट टॉलरेट मी आई विल नॉट टॉलरेट यू। हालांकि उर्दू के हिसाब से क्या आना चाहिए, इफ यू विल नॉट टॉलरेट मी, ऐसे होना चाहिए था ना। अगर तुम मुझे बर्दाश्त नहीं करोगे, यू विल नॉट होना चाहिए था ना, लेकिन हम क्या कहते हैं, इफ यू डोंट। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको यूज किया जाता है। एक को आपने रखना है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरे को आपने रखना है जो फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त किस्म के फ़िक्रे हैं। जैसे अगर मुझे देर हो जाए तो मेरा इंतज़ार मत करना, तो ये भी आपने बस ज़हन में ये रखना है कि पहला जो है वो क्या होता है, वो अमूमन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें 2 सूरतें हैं कि बाज़ औक़ात हमने दोनों चीज़ें प्रेजेंट में लेनी होती हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये, अगर मुझे देर हो जाए तो मेरा इंतज़ार मत कीजिए, तो इसमें भी अगर मुझे देर हो जाएगी तो मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा, तो ये लफ्ज़ इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, लेकिन इसको हम बेटे प्रेजेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई एम लेट डोंट वेट फॉर मी, तो आप मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। अगर कोई फ़ोन करता है तो उसका नंबर लिख लेना, इफ़ एनीवन रिंग्स नोट डाउन हिज नंबर। तो आपने फ़िक्रे पे गौर करना है, तो उसके लिए बाज़ औक़ात अगर हमने फ्यूचर की बात नहीं करनी, सिर्फ प्रेजेंट की बात करनी है, तो दोनों चीज़ें किस में आ सकती हैं बेटा, प्रेजेंट में भी आ सकती हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ आप पानी को उबालें या पानी को हीट करें तो वो उबल जाएगा। इफ़ यू हीट वाटर, ठीक है, इट बॉयल्स। जब आप पानी को हीट करते हैं तो क्या होता है, ये उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो इस तरह से प्रेजेंट फैक्ट है उसके लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको शदीद भूख लगी तो मैं कुछ ला सकता हूँ, इफ़ यू आर फैमिशिंग। ठीक है, फैमिशिंग क्या होता है, जैसे भूख से चूहे नाच रहे हो जिसको कहते हैं। आई कैन ब्रिंग समथिंग, तो मैं कुछ ला सकता हूँ। ठीक है, तो आगे ये डिफरेंट किस्म के फ़िक्रात हैं, आपने किसी पे फिट करने हैं तो ज़रा ध्यान से आप उनको फिट कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा अच्छा लफ्ज़ है वो है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, शर्त ये है। तो हम इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, प्रोवाइडेड। सादा सी बात, इफ़ की बजाय हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, प्रोवाइडेड। जैसे ही कैन, वो भाई अच्छे मार्क्स ले सकता है अगर मेहनत करे, तो हम शुरू से क्या कहते हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड ही कैन सिक्योर गुड मार्क्स। तो आप इसको सिंपल वे में क्या कह सकते हैं बेटा, ही कैन सिक्योर गुड मार्क्स प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड। तो प्रोवाइडेड के साथ हम क्या, ये सादा सा लफ्ज़ है जिसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये जो कहना चाहते हैं कि फला चीज़ या काम हो सकता है, शर्त ये है कि कोई दूसरा काम या चीज़ हो या ना हो। मसलन वो अच्छे नंबर ले सकता है, शर्त ये है कि वो मेहनत करे। जैसे इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, वो अच्छे नंबर ले सकता है, शर्त ये है कि वो वक्त ज़ाया ना करे। तो नेगेटिव भी तो आ ही सकता है ना, तो सिर्फ प्रोवाइडेड आपने, ही कैन सिक्योर गुड मार्क्स प्रोवाइडेड ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। उसके बाद बेटा अगर वो बुरा ना माने तो आप यहाँ ठहर सकते हैं, यू कैन स्टे हेयर प्रोवाइडेड ही डज नॉट माइंड। यानी आपने सिर्फ बीच में प्रोवाइडेड लगाना है, बाकी जो फिक्रा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेटे फाइल सेंड कर दी है, आप इसको एक एक करके एक एक फिक्रे की प्रैक्टिस करें और इसमें जो वोकैबुलरी नहीं है उसको भी फोकस करें। नेक्स्ट है बेटा जी, नेक्स्ट रूल है नेवर अगेन।
नेवर अगेन और ओनली रेयरली। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हम फ़िक्रों का आगाज़ किससे करते हैं? अगेन, नेवर अगेन, रेयरली, ओनली रेयरली, सेल्डम, तो ये वाले अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनसे मुराद क्या है, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि तो इनसे बेटे फ़िक्रात का आगाज़ किया जाए तो इस किस्म के अल्फाज से जुमले का आगाज़ करने का क्या मतलब होता है कि हम इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बाज़ औक़ात इसमें सवालिया अंदाज भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे नेवर ही हैज़ की बजाय नेवर हैज़ ही। जैसे मैं कहूँ कि क्या पहले कभी आपको नुकसान पहुँचाया है, तो अब इससे मुराद लफ्ज़ी मतलब नहीं होगा, इससे मुराद इसका ऑपोजिट मतलब, मसलन वो उसके बाद कभी भी यहाँ नहीं आया। सो नेवर अगेन डिड ही कम हियर। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना, हो सकता है किसी के ज़हन में हो नेवर अगेन ही डिड नॉट कम हियर। कोई बता सकता है डिड नॉट क्यों नहीं आएगा? शाबाश, डिड नॉट क्यों नहीं आएगा? नेवर लग गया, शाबाश। नेवर के अंदर ही नॉट का लफ्ज मौजूद है, तो डबल आप नेगेटिव यूज करेंगे तो उससे फिर पॉजिटिव मुराद होगी, वो ये हम इस तरह से इसको नहीं लेंगे। उसने उसके बाद कभी भी मुझसे रब्ता नहीं किया। नेवर अगेन हैज़ शी कॉन्टेक्टेड मी। तो इस तरह से बेटे वो बहुत कम ही काम करते हुए पाया गया। ठीक है, जो शख्स निकम्मा हो या सुस्त हो तो हम ओनली रेयरली, कदी किते was he seen doing work। आपके ज़हन में होगा शायद होना चाहिए he was seen। तो हैरानी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, हालांकि इसमें सवाल पूछा नहीं जा रहा। आप उस बात पे क्या दे रहे हैं? जोर देकर ये बात कह रहे हैं कि कदी किते आया। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंपल ये कहूँ कि he was seen doing work only rarely, ये भी तो ठीक ही था, लेकिन जिस चीज़ पे हमें जोर देना चाहते हैं उसे हम फिक्रे में कहाँ पे ले आते हैं? शुरू में ले आते हैं। ठीक है, कि आप तवज्जो करेंगे ओनली रेयर, कदी किते। जब आप ये लफ्ज़ सुनेंगे तो आप अगली बात ज़्यादा गौर से सुनेंगे कि कौन सी बात होने लगी है। ठीक है, तो इसको बाज़ औक़ात जोर देने के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह कदी एक बारी भी नहीं कुछ खुआया किसी ने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहते हैं तो ये कहते हैं नॉट वंस, नॉट वंस। कहता है उन्होंने हमें कभी भी खुलूस नीयत से दावत नहीं दी। नॉट वंस हैव दे इनवाइटेड अस सिंसियरली। तो आप इसको बाद में भी तो लगा सकते थे, दे हैव नॉट इनवाइटेड अस सिंसियरली, नॉट वंस हो सकता था ना, लेकिन हम नॉट वंस को स्टार्ट में लेकर आए ताकि इससे जो है वो मुराद ये है उस चीज़ पे आप फोकस करना चाहते हो। ठीक है, अगला मशहूर ज़माना बेटे फिक्रा है कि नॉट ओनली और बट आल्सो वाला। जैसे आप सबके लिए है कि तुम ना सिर्फ ज़हीन हो बल्कि चुस्त भी हो। नॉट ओनली आर यू इंटेलिजेंट बट आल्सो एक्टिव। यहाँ पे गौर क्या करना है? यू आर नहीं हमने लिखा, क्या लिखा है? आर यू। तो आर यू का मतलब यहाँ पे सवालिया नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट फिक्रात को देखकर मुख्तलिफ सिचुएशन में जहाँ पे आपने लगाना हो वो लगा सकते हैं। ठीक है, लड़ाई हो जाए किसी से, वो ना सिर्फ खुशामदी है बल्कि गद्दार भी है। ठीक है, सो नॉट ओनली ही इज अ फ्लैटरर। फ्लैटर क्या होता है? किसी बंदे की खुशामद करना। बट आल्सो अ ट्रेटर, क्या कहा जाता है इसको? गद्दार कहा जाता है। ठीक है, तो बेटे ये 5 रूल्स हैं आज के, आपने इसको अच्छे तरीके के साथ याद करके आना है। ठीक है, फिर इनमें से मैं आपसे सुनूंगा।